सो मैकेनिक्स की स्टार्ट के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे पास फिजिक्स में जो कॉन्सेप्ट है, दैट कॉन्सेप्ट इज ऑफ मोशन, राइट। जो मोस्ट फंडामेंटल प्रॉब्लम है जिसके लिए हम हजारों सालों से जितनी कॉम्प्लिकेशंस को हम देखते आ रहे हैं, राइट, वो सभी चीज़ें केवल एक मोशन है, राइट। मोशन ऑफ प्लैनेट्स, मोशन ऑफ ए बर्ड, मोशन ऑफ ए बुलेट, राइट। हर चीज़, चाहे वो एक शिप है जो सेल हो रही है, राइट, इन द सी, कोई कार्ट है जिसे आप पुश कर रहे हैं, एनी थिंग विच इज इन आवर नेचर विच इज ड्यू टू द मोशन इज बेसिकली नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, राइट। और इसे कई हजार सालों तक ऑब्जर्व किया गया कि मोशन क्या चीज़ है, और आज हमारे पास मोशन के लिए मैथमेटिकल कंक्लूजन्स हैं, राइट। वी हैव मैथमेटिकल फार्मूलाज जिसे आप लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं, एंड दैट द लॉज ऑफ मोशन वर basically formulated by the Isaac Newton during the 17th century, all right. सो मोशन को समझने के लिए हम ऐसा स्टार्ट करते हैं, कंसिडर ए बॉडी एट रेस्ट। फर्स्ट थिंग, मैं इन सभी शब्दों का मीनिंग आपको बाद में समझाऊंगा विद टाइम, अभी इसका मीनिंग वही है जो आप समझना चाहते हैं, राइट। कंसिडर ए बॉडी एट रेस्ट, राइट। और बॉडी किसे कहते हैं? बॉडी उन चीज़ों को बोलते हैं जिसके लिए हम ऑब्जर्वेशन अपनी बना रहे हैं। सो ए पेन कैन ऑल्सो बी ए बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, दिस पेन इज नॉट मूविंग एंड सो वी कैन कॉल इट एट दिस पेन इज एट रेस्ट, राइट। सो अगर मुझे इस बॉडी को, फॉर एग्जाम्पल इस पेन को अगर मुझे मूव कराना है तो इसके लिए मुझे इसको पुल करना पड़ सकता है, या पुश करना पड़ सकता है, या इसको लिफ्ट करना पड़ सकता है। ये जितनी भी आप चीज़ें करते हैं, इन सभी चीज़ों में जो आपको एक आइडिया मिलता है, जो पुशिंग, लिफ्टिंग, पुलिंग, वट एवर यू आर डूइंग इट, राइट, इस केस में आपको एक चीज़ फील होती है जो कि आपके मस्कुलर चीज़ों से लिंक है, राइट। और ये चीज़ें आपको ऐसा इंटरनल फीलिंग देती हैं कि अगर आपको इस पेन को मूव कराना है, जैसे सपोज करिए मैं इसको ऐसे हिट करता हूँ ठा, और ये वहाँ तक गया है, लेकिन मैं इसको ऐसे करता हूँ तो यहाँ तक गया है, और मैं इसको और ज़ोर से कर दूँ तो काफ़ी दूर तक जाएगा। तो आपके जो मन में सबसे पहली जो पिक्चर बनती है कि अगर आप इस पेन के अंदर, इस पेन को अगर आप मूव कराना चाहते हैं, या इस पेन में अगर आप मोशन जनरेट करते हैं, तो वो मोशन उतना ही ज़्यादा होगा जितनी ज़बरदस्त तरीके से आप इसे पुश करेंगे या इसे थ्रो करेंगे, राइट। सो पुश एंड थ्रो इन दिस केस इज बेसिकली वन एंड द सेम थिंग, ऑल राइट। यहाँ तक बात क्लियर होगी सबको? सो ये नेचुरल सी बात लगती है कि अगर मैं इसको जितना ज़ोर से इसको मैं पुश करूँगा उतनी ही ज़ोर से आगे जाएगा। ये वैसी बात लगती है जिस तरीके से 4 घोड़े वाली अगर गाड़ी है और 2 घोड़े की गाड़ी है, तो डेफिनेट सी बात है कि 4 घोड़े वाली गाड़ी में ज़्यादा ज़बरदस्त पुल हो रहा है और वो ज़्यादा स्पीड में जाएगी, राइट। सो ये चीज़ आपको ऐसा एक मतलब फीलिंग सी दे जाती है, राइट। और ये आपके मन में जो कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन आया था जिन फिलोसोफर के कारण, उनका नाम है एरिस्टोटल, राइट, एरिस्टोटल। और जो एरिस्टोटल है, क्योंकि इनकी अथॉरिटी बेसिकली यूरोप में थी, यूरोप में इनको बहुत माना जाता था यूरोप में, तो नियर अबाउट 2000 ईयर्स तक, राइट, नियर अबाउट 2000 ईयर तक जो है वो मोशन जो है हम इन्हीं की दी हुए फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग समझते रहे कि इनका ही फंडामेंटल ठीक था। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसे जितनी ज़ोर से हिट करूँगा उतना ही ज़्यादा मोशन आएगा, या इसको ऐसा कह सकते हैं कि मोशन के लिए इसको हिट करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके मन में ऐसी पिक्चर आ रही है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप एरिस्टोटल की ही थिंकिंग के ऊपर चल रहे हैं, राइट। सो इसका मतलब ये होगा कि जो बॉडी है वो रुक जाएगी अगर उसके ऊपर पुश रुक जाएगा, राइट। अगर पुश ही नहीं इसके ऊपर एक्ट होगा या पुल नहीं एक्ट होगा तो ये बॉडी ऑब्वियसली एक जगह आके रुक जाएगा एट रेस्ट, राइट। लेकिन इसमें एक सबसे इमीडिएट जो ऑब्जर्वेशन आपके पास बनती है, जैसे आपने इसको पुश किया और इसने मोशन ले आया, तो आपको ये बात बिल्कुल इमीडिएट लगता है। और ये जो इमीडिएट डेवलपमेंट है, ये साइंस में सबसे खतरनाक होता है कि आप तुरंत का तुरंत आप कंक्लूजन निकाल लेते हैं, लेकिन
ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसमें गड़बड़ी क्या हो गई? गड़बड़ी इसमें जो हुई है उसको पहले किसी और ने एक्सप्लेन किया, जिनका नाम था गैलीलियो गैलीलेई, राइट। सो गैलीलियो गैलीलेई, इटली, है ना। शॉकिंग चीज़ ये है कि इस फर्स्ट क्लास वैज्ञानिक को, जिसने बेसिकली न्यूटन को जन्म दिया, जिनकी थ्योरीज के कारण न्यूटन आज हमारे पास है, इनकी थ्योरीज के कारण ही इन्हें पूरी उम्र एक जेल में गुजारनी पड़ गई, राइट। और ये बहुत ही गरीबी में जाके इनकी डेथ हो गई थी, राइट। यहाँ तक कि इनकी जो बेटी थी उनके लिए, जो आप हमारे आज के टाइम पे तो बहुत कम हो गया दहेज लेना, लेकिन उस टाइम पे दहेज लिया जाता था, और ये जेल में रह करके जो कमाई होती थी वो अपनी बेटी के नाम पे दिया करते थे, दहेज भरने के नाम पे, राइट। सो ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि हमारे पास एक ऐसा वैज्ञानिक जेल के पीछे रह गया, क्योंकि उसकी थ्योरीज बहुत अच्छी थी, राइट। और वो कुछ लोगों को क्योंकि पसंद नहीं आई थी, तो इसलिए वो लोग अपनी चॉइस से इनको जेल के अंदर डाल सकते थे। ये बात समझ में आई, राइट। सो अब हमारे पास यहाँ पर बात यह है कि अगर हम किसी कार्ट को लेकर के चलें, फॉर एग्जांपल आपके पास ये कार्ट है, राइट। ये मैंने छोटा सा कार्ट बना दिया, और आपके पास ये एक लेवल रोड है, तो आप इसको कार्ट को यहाँ से पुश करते हैं। जैसे आपने इस कार्ट को पुश किया तो कार्ट जो है धीरे धीरे यहाँ पे इसको स्लो होता चला जाएगा, ऐसे ऐसे। ये छोटे एरोज का मतलब कि इसके ऊपर पुश का इफेक्ट धीरे धीरे खत्म होता गया, और कार्ट जो है एक जगह आकर के रुक गया, राइट। तो यहाँ पे आके कार्ट आपका रुक गया। कार्ट मतलब ठेला, जिसे ठेल सकते हैं उसे ठेला बोलते हैं, सो दैट इज कार्ट। तो इस जगह के बाद जब पुश हट गया यहाँ से इसका हमने पुश नहीं किया, तो आपके पास जो कार्ट है वो यहाँ से लेके हार्डली यहाँ तक मूव किया। मैं फर्स्ट व्हील से इसको काउंट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे इसके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करना है तो मैं क्या करूँगा। तो जो सबसे पहला हमारे पास जो मन में पिक्चर आती है वो ये कि आप इस रोड को बिल्कुल लेवल कर देंगे, इसके पहियों में ग्रीसिंग ऑयलिंग कर देंगे ताकि स्मूथली रोटेट हो सके, राइट। तो ये हो गया। तो इससे क्या होगा कि कार्ट थोड़ा सा और आगे चला जाएगा। ये बात भी समझ में आ गई कि कार्ट आगे चला जाएगा। और फिर हमें क्वेश्चन ये बन जाता है कि इसको और आगे लेके जाना है, तब क्या करेंगे। तो आप इस तरीके की थिंकिंग के साथ काम कर रहे हैं। तो बात यह है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें अगर आप देखें कि बार बार रुक जाता है, तो वो रुकने का कारण क्या है कि कोई इसके लिए रुकावट बन रहा है, और उस रुकावट को हम एक नाम देते हैं फ्रिक्शन, राइट। एक्चुअली में हमारे फिजिक्स के जो सिलेबस है उसमें हर एक चीज़ को अलग अलग तरीके से बताया गया है लेकिन सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। तो पहले आपको एक जनरल पिक्चर बननी चाहिए, उसके बाद हम इसको स्टेप बाय स्टेप पूरी फिजिक्स को समझ सकते हैं। तो जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के कारण रुक सकता है ये। तो बात ऐसी है कि अगर आपने इसकी ऑयलिंग कर दी थी या लेवलिंग ऑफ रोड कर दिया था, तो उससे आपने क्या किया, उससे आपने ऐसा क्या स्पेशल कर दिया है कि ये आगे चला गया। तो आपने बेसिकली फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं फ्रिक्शन को फर्दर और रिड्यूस कर दूंगा तो इसका डिस्टेंस और बढ़ जाएगा, ये और आगे जाकर रुकेगा। और अगर मैं फ्रिक्शन और कम कर दूंगा तो और आगे जाकर रुकेगा। और जब मैं फ्रिक्शन को बिल्कुल ज़ीरो ही कर दूं, क्या ऐसी भी कोई सिचुएशन जिसको हम बोलते हैं आइडियल सिचुएशन, क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल टू हैव अ ज़ीरो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन ऑन दिस रोड, राइट। तो अगर ऐसा कोई फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो इसका मतलब ये होगा कि कार्ट को रोकने वाला कोई है ही नहीं। इसका मतलब ये होगा कि इट विल रन फॉर एवर, हमेशा के लिए कार्ट जो है रन करता चला जाएगा, राइट। और ये जो आइडियल एक्सपेरिमेंट है ये आपके सिर्फ सोच में है, इसको आप रियल लाइफ में करेंगे तो इम्पॉसिबल बनेगा, राइट। सो इसीलिए फिजिक्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी अपनी थ्योरीज बनाते हैं वो आइडियलाइज्ड एक्सपेरिमेंट से करते हैं, जो कि हमारी सिर्फ सोच में होता है। तो आपके पास दो आइडियाज़ हो चुके हैं इस वक्त काम करने के, एक तो है एरिस्टोटल का, दूसरा है गैलीलियो का, राइट। तो गैलीलियो का कंक्लूजन क्या था? गैलीलियो के अकॉर्डिंग अगर हम किसी बॉडी को ना तो हम पुश करें, राइट, ना ही पुल करें, ना ही किसी और तरीके से इसके ऊपर कोई और फोर्स लग रही है, ठीक है, और अगर एक्सटर्नल फोर्स जैसे एयर हो गया या कोई और दूसरी तरीके की कोई एक्सटर्नल फोर्स है, अगर वो सारी फोर्सेस अगर इस पर कंप्लीटली ज़ीरो है, कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो गैलीलियो के अकॉर्डिंग ये बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा,
स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, राइट। और ये भी कंडीशन है कि विद सेम वेलोसिटी। हम लोग वेलोसिटी के बारे में बाद में बात कर लेंगे, अभी आप वेलोसिटी को वही समझिए जो आपने लोअर स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है, राइट। और गैलीलियो की इस बात को बोला जाता है बेसिकली न्यूटन के टर्म्स में। न्यूटन ने इस पूरे स्टेटमेंट को बोला लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। इनर्शिया क्या चीज होता है? इनर्शिया बना है वर्ड इनर्टनेस से। इनर्टनेस मतलब कोई बॉडी इनर्ट है। देखो ये पेन यहाँ रखा हुआ मैंने, तो अब ये इनर्ट है, ये अपने आप नहीं मूव करेगा। इसके जो भी इसकी स्टेट है वो उसको प्रिजर्व करना चाहेगा, राइट। सो ये चीज है कि जो भी बॉडी है इट प्रिजर्व इट्स स्टेट। अगर वो मोशन के स्टेट में है तो मोशन को मेंटेन रखेगा, अगर वो रेस्ट के स्टेट में है तो रेस्ट को मेंटेन रखेगा, राइट। सो वो प्रिजर्व करेगा, प्रिजर्व इट्स स्टेट until it is right, until unless compelled, है ना। compelled किस लिए? to change its state। और कंपेल का एक दूसरा शब्द क्या है? फोर्स। आई थिंक यहां पर सबको समझ में आ गया। until it is compelled to change its state by forces, by force or forcefully। बेसिकली मैं अपनी बात को यहाँ पे कह गया हूँ, forcefully compelled। force means compelled, so from here we get this word force। unless it is compelled, unless it is forced to change it, right। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इस लॉ को कभी भी किसी भी एक्सपेरिमेंट से इसको रियल लाइफ में नहीं देख सकते हैं, बिकॉज ये एक आइडियल कंडीशन है जिसे कि हमने एक अपनी थिंकिंग के ज़रिए इसको हमने बस बना रखे इस ऑब्जर्वेशन को कि ऐसा होगा। तो आइडियलाइज एक्सपेरिमेंट को हम रियलिटी में नहीं परफॉर्म कर सकते, राइट। लेकिन इसके कारण जो अंडरस्टैंडिंग होती है रियल एक्सपेरिमेंट की वो ज़बरदस्त हो जाती है, राइट। सो लॉ ऑफ इनर्शिया जो है बेसिकली वो एक आइडियल लॉ है, राइट। इसे हम रियल लाइफ में नहीं कर सकते परफॉर्म, ओके। अब गैलीलियो का आइडिया ये था कि आप जिस भी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं आप उसके थ्रू कंक्लूजन निकालिए है। लेकिन लोगों का ये कहना था कि एरिस्टोटल ने जो कह दिया वही सही है और हम इसके पीछे नहीं जाएंगे, जो इन्होंने कह दिया वही है। कमाल की बात है ना कि इस फिलोसोफर की बातों को लोग 2000 साल तक सच मानते रहे। वैसे क्या सच था? एरिस्टोटल ने ये कहा था कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको फोर्स चाहिए, फोर्स हटी तो बॉडी रुकी, ये एरिस्टोटल का कहना था। लेकिन गैलीलियो ने क्या कहा कि अगर वो मोशन में भी है या वो रेस्ट पे भी है तो वो बॉडी तब तक अपना स्टेट नहीं चेंज करेगा जब तक कि उसको फोर्स ना किया जाए, और दोनों बातों में फ़र्क है। तो गैलीलियो का बेसिकली इस डिस्कवरी से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि हमें आंख मूंद के हर एक पे भरोसा नहीं करना चाहिए, ओके। तो सबसे बड़ा ऐसा फंडामेंटल क्वेश्चन ये आता है कि अगर वेलोसिटी, राइट, अगर वेलोसिटी आपके पास कोई इंडिकेशन नहीं है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है, मतलब कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, ध्यान से समझिए कि अगर एक बॉडी मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में विद द सेम वेलोसिटी, और मैं ये कह रहा हूँ कि इसका ये मतलब होता है कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, यानी कि वेलोसिटी, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी है और वो ये इंडिकेट करता है कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, तो फिर बेसिकली वेलोसिटी इंडिकेट करता क्या है, राइट। वेलोसिटी क्या इंडिकेट करता है? इस फंडामेंटल क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए हमें एक और एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा, राइट। तो वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सपोज कीजिए कि यही कार्ड है आपके पास, राइट, जिसमें कि हमने आइडियलाइज ये देखा था, आइडियलाइज करके कि कोई भी अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ये कार्ड जो कभी नहीं रुकेगा, राइट। ये एक बात ज़बरदस्त थी कि ना तो इस कार्ड की वेलोसिटी चेंज होगी, ना इसका लाइन चेंज होगा, कुछ नहीं चेंज होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, जिधर जा रहा है उधर ही जाएगा, जिधर जा रहा है उधर ही जाता जाएगा, राइट। यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस के एब्सेंस में ऐसा होना चाहिए था। लेकिन अब हम इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि इस मूव करते हुए कार्ट को, ये कार्ट मूव कर रहा था, ओके, और ये बात ध्यान रखना कि देयर वाज नो फ्रिक्शन, इट दिस कार्ट वाज मूविंग, और इस कार्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, बस ये मूव कर रहा है। लेकिन
जब मैं इस कार्ड को, इस मूविंग कार्ड को, ये कार्ड मूव करा और मैंने इसको पीछे से और थोड़ा सा पुश किया, तो आप क्या महसूस करेंगे? आप देखेंगे कि इस कार्ड की स्पीड में बढ़ोतरी हो गई, इसका कार्ड की स्पीड बढ़ गया। और साथ ही अगर मैं इस कार्ड को यहाँ से पुश करूँ, अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं पुश कर दूँ, तो आप देखेंगे कि मैं इस कार्ड की स्पीड को कम कर दूंगा, डिक्रीज कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, राइट? बेसिकली मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सटर्नल, अब इस बॉडी के लिए मैं एक्सटर्नल हो गया। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जब भी आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, जब भी आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, चाहे आप इसको अलॉन्ग द डायरेक्शन लगाएं या ऑफ द डायरेक्शन लगाएं या और एट सम सर्टेन एंगल लगाएं, आप एक चीज़ नोट करते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, राइट? सो ध्यान रखने वाली बात है कि वेलोसिटी में चेंज, राइट, नॉट वेलोसिटी, नॉट velocity change is the result of force, राइट? एरिस्टोटल ने ये कहा फोर्स लगने के कारण वेलोसिटी होती है। गैलीलियो ने ये कहा फोर्स लगने के कारण वेलोसिटी नहीं होती है, वेलोसिटी चेंज होती है। और मुझे लगता है कि दोनों बातों में फ़र्क है। अब अगर कोई बॉडी 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है सम फ्रिक्शनलेस एनवायरनमेंट में, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, गैलीलियो के अकॉर्डिंग उस पर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही है। लेकिन अगर वो 25 से 24 हो गया या 25 से 26 हो गया, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग तब भी उस पर फोर्स लगती रहेगी। लेकिन गैलीलियो के अकॉर्डिंग अगर वो 25 से 26 हुआ या 25 से 24 हुआ, यदि चेंज हुआ है तो सिर्फ चेंज के लिए फोर्स लगेगा। अगर वो 25 से 26 हो गया है और फिर वो 26 को मेंटेन कर गया, तो इसका मतलब अब उस पर फर्दर फोर्स नहीं लग रही है। यानी कि फोर्स किसके लिए लगी? 25 को 26 करने में या फिर 25 को 24 करने में। यानी कि वेलोसिटी को चेंज करने के लिए फोर्स लगाना पड़ा। तो यही बात गैलीलियो की कंक्लूजन बन गया, राइट? तो गैलीलियो की स्टेटमेंट क्या थी? गैलीलियो के अकॉर्डिंग जो भी बॉडी मूव करेगी वो अपना जो स्टेट है, जो वेलोसिटी का स्टेट है, वो उसको मेंटेन रखेगा। कब तक मेंटेन रखेगा? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इसको हिट नहीं करता, राइट? और इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो वेलोसिटी में चेंज है, ये वेलोसिटी का चेंज जितनी ज़बरदस्त आएगा, अब देखिए, आप ध्यान से समझिए ना कि अगर मैं फोर्स ज़्यादा रखूँगा तो वेलोसिटी में चेंज ज़बरदस्त होगा, अगर फोर्स कम है तो वेलोसिटी में चेंज भी कम होगा। इसका मतलब फोर्स इज़ रिलेटेड, फोर्स इज़ रिलेटेड, इसको मैं ऐसे बोलूँगा कि फोर्स इज़ रिलेटेड, ये सिंबल लगा लीजिए, फोर्स इज़ रिलेटेड टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। और आप अपनी भाषा में से फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी, ऐसे कई लोग इसको लिखेंगे फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर जो साहब है एरिस्टोटल, इन्होंने कहा था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। दोनों इक्वेशन में डिफरेंस है चेंज का, राइट? सो न्यूटन ने इस चीज़ को अपने थ्योरी में इंक्लूड किया था और न्यूटन ने इसको बोला था लॉ ऑफ इनर्शिया। तो क्वेश्चन ये है कि हम फोर्स किसे कहते हैं, राइट? फोर्स किसे कहते हैं? वैसे सब लोग फोर्स पढ़ लेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये मुझे पता है कि आप बुक में पढ़ लेंगे और आपको पहले से पता है। लेकिन व्हाट इज फोर्स? फोर्स बेसिकली वो पिक्चर नहीं जो आप सोच रहे हैं कि कार्ड को किसी ने पुश किया है या हॉर्स इसको पुल कर रहा है। दिस इज नॉट द कंप्लीट पिक्चर ऑफ फोर्स। फोर्स तो वो भी है जब आप एक सन के इन्फ्लुएंस में अर्थ कंपेल्ड है रिवॉल्व करने के लिए, एक अर्थ के इन्फ्लुएंस में एक मून कंपेल्ड है रिवॉल्व करने के लिए, एक अर्थ के कंपेल होने के कारण हम लोग इस अर्थ से चिपकने के लिए कंपेल्ड हो चुके हैं। दिस इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स में कांटेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, राइट? तो फोर्स है, और जब भी कहीं किसी को आपको देखेंगे तो आपको फोर्स नज़र आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर अर्थ मूव कर रहा है तो सन है यहाँ पर और यहाँ पर अर्थ है, और हम देख सकते हैं कि अर्थ मूव हो रहा है इस तरीके से। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर कुछ ऐसी थ्योरी बनाएंगे कि यहाँ पर कुछ इस तरीके की एंजल्स हैं इस तरीके से जो इस अर्थ को धक्का मार मार के पुश कर रहे हैं, और आप थ्योरी बनाते फिरें कि ये अर्थ सन के अराउंड इसलिए जा रहा है क्योंकि इसके ऊपर कुछ अदृश्य ताकतें, कोई भूत प्रेत इसको पुश करके जा रहा है और ये अर्थ जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, राइट? सो दिस इज़ नॉट द रीज़न। बट अगर आपको यहाँ पे फोर्स नज़र नहीं आता है
तो इसका ज़रूर ध्यान रख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक फोर्स का सोर्स होगा, राइट, फोर्स एंड सोर्स। तो अगर आपको यहाँ पे फोर्स अर्थ के साथ में नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा सा इधर देखेंगे तो आपको यहाँ पे सोर्स दिखेगा। सोर्स स्टैंड फॉर एस सन, एस सोर्स। सिमिलरली अर्थ इस मून को रोटेट कर रहा है, राइट, सो देयर इज अ सोर्स ऑफ फोर्स, राइट। सो यहाँ तक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझ में आ गया है। वो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन क्या है कि अगर आपके पास एक स्टोन है और आप इस स्टोन को अपने रूफ से ड्रॉप कर देते हैं, राइट, अगर आप इस स्टोन को डाउनवर्ड ड्रॉप कर देते हैं तो आप देखते हैं कि इसकी स्पीड जो है बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने यहाँ बात की थी, जो चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज द रिजल्ट ऑफ फोर्स। अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब फोर्स इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, राइट, सो फोर्स इज डाउनवर्ड। लेकिन अगर आप इसी स्टोन को ऊपर की तरफ फेंक देते हैं तो आप देखते हैं कि इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, जिससे कि मैं छोटे एरो से इंडिकेट कर रहा हूँ और बाद में ये ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो रिवर्स होना शुरू हो जाता है और आपका कंक्लूजन फिर से सही होता है कि फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड टुवर्ड्स द अर्थ, राइट, दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कितना सिंपल है कि अगर डाउनवर्ड जाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगा। आपने देखो नीचे की तरफ फेंका तब भी स्पीड बढ़ा, ऊपर फेंका तब भी स्पीड बढ़ा, लेकिन पहले डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है और इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है तो इसका साफ मतलब है कि इसकी वेलोसिटी कम होने के पीछे जो फोर्स जिम्मेदार है वो इसकी उल्ट दिशा में काम कर रही है। बिल्कुल वैसे जैसे मैं इस कार्ड को उल्टी तरफ से पुश करता जाऊँ, यहाँ से अगर उसको फोर्सफुली से रोकना शुरू कर दूँ, यानी पुश कर रहा हूँ इस तरफ को, और कार्ड को किसी ने इधर को पुश कर रखा था ऑलरेडी को, और मैं कार्ड को यहाँ सामने से रोक रहा हूँ, तो डेफिनेट सी बात है मैं इस कार्ड की स्पीड को रोक दूंगा या कम कर दूंगा। तो यहाँ पर भी वैसे ही कुछ हो रहा है कि फोर्स जो है वो एक्ट करे डाउनवर्ड। और ये बात ज़रूरी है कि आपको फोर्स फिजिकली नहीं दिखेगा, आपको फोर्स का इफेक्ट ही दिखेगा। कैसे? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डायरेक्शन। जब भी फोर्स लगेगी तो ये बात ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम फोर्स की डायरेक्शन में होता है। बट मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम बोला है, मैंने ये नहीं बोला नॉट ऑलवेज। जैसे यहाँ पर देखो ना, अब फोर्स इसको इन साइड पुल कर रहा है, अर्थ को इस तरफ को पुल कर रहा है फोर्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अर्थ जाके सन में टक्कर मार गया, लेकिन अर्थ जा इधर को रहा है और फोर्स इस तरफ को पुल कर रहा है, राइट। सो इनके बारे में हम लोग फिर कभी जब इस टॉपिक को हम डिस्कस करें तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है और ऑब्जेक्ट मूव इस तरफ कर रहा है, राइट। अभी आपके पास यहाँ पे बहुत सिंपल कंक्लूजन है कि फोर्स है सेम बट इट कॉजेज इंक्रीज इन स्पीड एंड डिक्रीज इन स्पीड। जो इंक्रीज इन स्पीड है, इंक्रीज इन स्पीड, और एक है डिक्रीज इन स्पीड। इंक्रीज को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन और डिक्रीज को बोलते हैं डी एक्सेलरेशन, right? So it is called the deceleration, right? Okay, so that was all about the motion.